हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही शानदार जानदार और एग्ज़ाम में छपने वाला टॉपिक। आपके एग्ज़ाम में इस चीज़ से 1 नंबर का तो क्वेश्चन फिक्स है ही है। बाकी आज जो हम लोग डेरिवेशन में जो फार्मूले निकालने वाले हैं उस फार्मूले पे आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल तो बनते ही बनते हैं, ठीक ना। तो आज 1 नंबर से थ्योरी से, बाकी डेरिवेशन से जो फार्मूला बनेगा उस फार्मूले से आपके एग्ज़ाम में छपने वाले न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की क्लास को हल्के में लीजिएगा मत, ठीक ना। हल्के में नहीं लेना है भाई, उसको बढ़िया तरीके से समझना है, नोट्स बनाना है और A to Z चीज़ें अपने पास लिख के रखना है कि ये चीज़ें क्या क्या हमने समझा और समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो शुरू करते भाई। तो टॉपिक हमारा क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण गति कर रहा है। तो आप लोग सोच रहे अरे सर पिछली वीडियो में तो आपने ही बताया था। हाँ भाई, पिछली वीडियो में हमने बताया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण अगर गति करता है तो उस पर बल क्या लगता है, जिसे बोलते हैं लॉरेंज बल। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि अगर उस पर बल लग रहा है तो उस आवेशित कण का पथ कैसा होगा, उसका रास्ता कैसा बनेगा। तो ये चीज़ हम लोग समझने वाले हैं। तो अगर कोई भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी कण 3 तरीके से प्रवेश कर सकता है। और आप लोग सोच रहे हो सर ये हम लोग कैसे पता पाएंगे कि डायरेक्टली 3 तरीके से कैसे, समझो जरा। जैसे भाई ये कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये क्या हो गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण गति करेगा या तो क्षेत्र की दिशा में गति करेगा, चाहे क्षेत्र की दिशा बोलो या क्षेत्र के विपरीत दिशा में बोलो, दोनों बात एक ही है क्योंकि उस दिशा में कोई बल नहीं लगता है। एक कंडीशन बनाना क्या कि क्षेत्र की दिशा में, और दूसरा कंडीशन बना कि तिरछा प्रवेश करेगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और इसमें जो आवेशित कण कुछ ऐसे गति करे, तिरछा मतलब कोण बनाते हुए। 2 कंडीशन हो गया। और तीसरा उसमें लंबवत प्रवेश कर सकता है, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेशित कण प्रवेश करेगा या तो लंबवत प्रवेश करेगा। तो ये तीनों कंडीशन हम लोग देखने वाले हैं। समांतर प्रवेश करेगा तब उस पर बल कितना लगेगा और उसका पथ कैसा होगा। अगर तिरछा प्रवेश करता है तो उस पर उसका पथ कैसा बनेगा, और लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होने वाला है। तो ये तीनों चीज़ें हम लोग समझते हैं और उसमें पहले हेडिंग डालते हैं। पहला कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, पहला हेडिंग क्या हो जाएगा, जब आवेशित कण क्या करे, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा तो उस पर बल कितना लगेगा, और अगर बल लगा तो लगा कितना, उसका पथ कैसा बना, ये चीज़ हम लोग समझते हैं भाई। तो अब देखिए भाई हम लोग एक फिगर बनाते हैं छोटा सा, और उस छोटे से फिगर के माध्यम से इस चीज़ों को समझ लेते हैं। ये देखो हमारा हो गया क्या कि कोई चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या हो गया, कोई चुंबकीय क्षेत्र हो गया। और कौन सा चुंबकीय क्षेत्र, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो समांतर है, अगर चुंबकीय क्षेत्र इधर है तो अगर कोई भी आवेशित कण, मान लो आवेशित कण क्यों, और अगर यह क्यों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे, या फिर अगर ये क्यों चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करे, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे या चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करे, तो उसको हम लोग समांतर ही बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, समांतर ही बोलते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे तो भी, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करे तो भी उसको समांतर बोलते हैं। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति किया तो वहाँ पे थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। अगर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति किया, चुंबकीय क्षेत्र उधर, कण गति करे इधर, तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा बराबर 180 डिग्री, यही ना।
जब थीटा 90 डिग्री रहेगा तब उस पर लगने वाला जो बल होगा वह एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर आई बी एल साइन 90 डिग्री। और आपको अच्छे से पता है कि साइन 90 अंश का मान 0 होता है, तो यहाँ पे एफ बराबर क्या हो जाएगा, आई बी एल गुणे 0, यानी एफ बराबर 0। तो इसका मतलब हुआ कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर मतलब 0 डिग्री वाले पे अगर थीटा बराबर 180 डिग्री रहे, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो तब एफ बराबर क्या हो जाएगा, आई बी एल साइन 180 अंश। तो यहाँ पे एफ बराबर हो जाएगा आई बी एल गुणे 0, तो एफ बराबर क्या मिला आपको, 0 मिला। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो उस पर कौनो बल नहीं लगता है कि नहीं, कोई बल लग रहा है। देखो समांतर 0 रहेगा तभी समांतर, 180 रहेगा तभी समांतर, और दोनों ही कंडीशनों में चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर कोई बल नहीं लग रहा है। अब जैसे कण यहाँ पे प्रवेश करता है कोई बल नहीं लग रहा है तो सीधे ऐसे चला जाता है, जैसे कण यहाँ पे प्रवेश करता है उस पर कोई बल नहीं लगता है वह सीधे वैसे चला जाता है। तो उसका पथ कैसा बना, उस आवेशित कण का जो पथ है वह पथ कैसा बन गया, एक सीधी रेखा बन गया। क्या बन गया, एक सीधी सरल रेखा बन गया। तो इस चीज़ को आप लोग नोट पॉइंट पे लिख लोगे, क्या कि जब कोई आवेशित कण, लिख लो भाई, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो कण पर कोई बल नहीं लगता, तो कण पर कोई बल नहीं लगता, जिसके कारण कण का पथ एक सरल रेखा होता है। क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। सरल रेखा क्यों होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर कोई बल नहीं लग रहा है। जब कोई बल लगता तो इसका जो मार्ग है वह कुछ विचलित होता, तो बल ही नहीं लग रहा है, मार्ग विचलित हुआ ही नहीं, तो क्या बन गया, एक सरल रेखा बन गया। पहला कंडीशन समझ में आ गया। चलो भाई अब हम लोग दूसरा कंडीशन क्या देख लेंगे, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है, ठीक ना, ये हमारा दूसरा कंडीशन बन जाएगा। चलो भाई इसको नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लियोगे भाई आप लोग, ये देखो मिटाते हैं, या हो गया। अब हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है, ठीक ना। अब देखो तिरछा, ये इसको फिगर भी फिर से बनाते हैं ना, पुनः फिगर हम लोग बनाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, तिरछा प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है। अब देखो फिगर कैसा हो जाएगा, ये हमारी लाइनिंग, ये जो लाइन है वह क्या दिखा रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिखा रहा है। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण है और वह आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के क्या कर रहा है, आपकी बार तिरछा प्रवेश कर रहा है। यह हुआ आवेशित कण, यहाँ पहुँचा, इसको अगर ऐसे सीधे जाता तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, लेकिन सीधे ना जा करके समझो ये चुंबकीय क्षेत्र है, इससे ऐसे जो है ये v वेग से क्या करने लगा, गति करने लगा। आवेशित कण को यहाँ पे लिख दें तो ज़्यादा मज़ा है ना। ये आवेशित कण जो है ये अगर ऐसे चुंबकीय क्षेत्र इधर है, इधर जाता तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाता, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ना जा करके क्या करता है, तिरछा प्रवेश करता है। तिरछा मान लेते हो भाई यहाँ पे कोण थीटा है। अब आपको लग रहा है सर अगली वाली क्लासवा हम लोग देखे हैं तो ये वाला क्लासवा बड़ा आसान लग रहा है, बस वही चीज़ है, बस हमने वहाँ पे पथ नहीं बताया था, तो यहाँ पे पथ बताएंगे और इसका फार्मूला निकालेंगे, ठीक ना, त्रिज्या का, वेग का, आवर्तकाल का, आवृत्ति का, ठीक है, गति ऊर्जा के पदों में त्रिज्या का सूत्र, ये सब हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो अब ये जो वेग है ना, इस वेग के कितने घटक मिल जाएंगे हमको, 2 घटक मिल जाएंगे। इस वेग के हमको कितने घटक मिल जाएंगे, 2 घटक मिल जाएंगे। अब 2 घटक कौन कौन से मिल जाएंगे, देखो ये देखो जो वेग है, इस वेग के एक घटक ये हो जाएगा v cos थीटा, जिसके साथ कोण बनता है वह cos में होता है, और ये वाला हो जाएगा हमारा दूसरा घटक v sin थीटा।
तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है, तो इस आवेशित कण के वेग के दो घटक प्राप्त होते हैं। एक घटक v cos थीटा और दूसरा घटक v sin थीटा। एक घटक v cos थीटा और दूसरा घटक v sin थीटा। जो क्षैतिज घटक, इसे बोलेंगे क्षैतिज घटक और इसे बोलेंगे ऊर्ध्वाधर घटक। जो क्षैतिज घटक होता है वह कण को कहता भाई चलो आगे चलो आगे चलो, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है उसको ऊपर ले जाने का प्रयास करता है। कण को क्षैतिज घटक आगे ले जाने का प्रयास करता है, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर घटक यानी v sin थीटा होता है वह उसको ऊपर ले जाना चाहता है। एक इसको आगे ले जाना चाहता है, एक उसको ऊपर ले जाना चाहता है। तो आवेशित कण कहता है ऐसा भैया, हम ना आपकी सुनने वाले हैं, ना हम इनकी सुनने वाले हैं और ना इनकी सुनने वाले हैं। तो करता क्या है, यहाँ पे जो उसका पथ बनता है कुछ इस तरीके से होने लगता है, इस तरीके से गति करने लगता है। देखो भाई आगे भी बढ़ रहा है, मतलब v cos थीटा भी जा रहा है, और ये v sin थीटा ऊपर वाला मतलब v sin थीटा, तो मतलब ये पूरा सीधा ऊपर ना जा करके ऐसे ऐसे गति करने लगता है। और इस वाले पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, कुंडली के आकार का, कुंडली के आकार का। तो उसका पथ कैसा बना, कुंडली के आकार का बना। और इसी को हम लोग कुंडली के आकार का, या फिर इसी को वो लोग बोलते हैं कुंडलनी। क्या बोलते हैं, कुंडलनी। ठीक, कहीं से बोलो ना कुंडलनी, सही है। तो अब इसमें आप लिखोगे क्या, मैं बोल दे रहा हूँ। यही जैसी चीज़ें समझे हो उसी को आपको बना के लिखना है, उसी को दम बना के लिखना है। कैसे, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है, तो आवेशित कण के वेग के, तो आवेशित कण के वेग के निम्नलिखित दो घटक प्राप्त होते हैं। या आवेशित कण के वेग के दो घटक प्राप्त होते हैं। पहला घटक v cos थीटा, दूसरा घटक v sin थीटा। v cos थीटा कण को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक v sin थीटा, चाहे ऊर्ध्वाधर घटक लिख कर v sin थीटा लिखो या डायरेक्ट v sin थीटा लिख सकते हो, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक v sin थीटा कण को ऊपर गति करने का, ऊपर ले जाने का प्रयास करता है, जिसके परिणाम स्वरूप, मतलब देखो अब v cos थीटा भी लग रहा है, v sin थीटा भी लग रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कण का पथ, मतलब v cos थीटा v sin थीटा लग रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कण का पथ एक कुंडलनी के रूप का हो जाता है। बस ये लिख देना है। तो ये हो गया आपका, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, तिरछा प्रवेश करता है। और पहला तो हमने बता दिया था जब समांतर प्रवेश करता है। अब कौन सा बचा, अब हमारा दोस्तों बचता है कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। ये तीसरी कंडीशन बड़ी मज़ेदार होने वाली है और इस पे हम फार्मूले निकालने वाले हैं, ठीक ना। देखो जरा तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, लंबवत प्रवेश करे। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक ना, लंबवत प्रवेश करता हो, यहाँ पे लंबवत हो जाएगा और फिगर यहाँ पे दूसरा फिगर बन जाएगा, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोग, लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। ये हो गया लंबवत प्रवेश करता है। अब की बार दोस्तों देखो फिगर कैसे होने वाला है, ठीक है। तो जब सरल रेखा होगा कब, जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करेगा। कुंडलनी होगा कब, जब चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करेगा। अब की क्या होगा, देखो ये हमारा हो गया क्रॉस चिन्ह देख करके तो समझ गए होगे। नहीं भाई यहाँ पे धारा मत समझो, यहाँ पे ये तल पर बनाया जा रहा है, मतलब ये क्रॉस चिन्ह दिखा रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र के साथ तल के लंबवत अंदर की ओर। ये क्रॉस चिन्ह क्या दिखा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर। तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब इस समझो कि ये लंबवत अंदर की ओर ऐसे। अब की बार यही दाएं हाथ के हथेली का नियम लगाने वाले हैं, ठीक ना। ये हथेली का नियम अब की बार बहुत काम आने वाला है विनोद। भाई कैसे, ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा।
अब इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हमारा कोई स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड है, ठीक है, स्मॉल m द्रव्यमान है और उसका आवेश Q है, और वह जो है चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत, देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, अगर आवेशित कर ऐसे गति करेगा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, आवेशित कर ऐसे गति करेगा तो ये लंबवत हुआ ना, लंबवत हुआ, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर और ये आवेशित कर ऐसे जा रहा है, लंबवत हो गया। तो यहाँ पे समझो ये जो है आवेशित कण v वेग से गति कर रहा है। अब अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे गति कर रहा है, आपको कण की वेग की दिशा पता चल गई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता चल गई। अब इस पर लगने वाले बल की दिशा को हम लोग कैसे निकालेंगे? तो बल की दिशा को निकालने के लिए दाएं हाथ की हथेली का यूज करते हैं। अब दाएं हाथ की हथेली क्या कहती है कि अपना ये अंगूठा उधर रखो, कहाँ, जो चालक जिधर गति कर रहा है, और ये अंगुलियां उधर रखो जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। देखो जरा, देखो ये अंगूठा किधर जा रहा है, इधर देखो अंगूठा की दिशा, इसको भाई मैं हटा देता हूँ ना, ये देखो लो, ये अंगूठा जो है किधर दिखा रहा है, वेग की दिशा में, देखो लो अंगूठा वेग की दिशा में हो गया, ये वेग हो गया इधर। ये क्या दिखा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, अंदर की ओर है। ये हमारी अंगुलियाँ ऐसे है तो बाहर की ओर है, ऐसे बाहर की ओर, ऐसे है तो अंदर की ओर, ये देखो अंदर की ओर हो गया, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर। अंगूठा क्या दिखा रहा है, ये वेग की दिशा, कण के वेग की दिशा। अब इस पर जो बल लगेगा ऊपर की तरफ, बल हथेलियों के लंबवत बल होता है, और बल किधर हो गया, ऊपर की ओर। ये अंगूठा वेग की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये फैली उंगलियां इसके लंबवत, वही बल हो गया। तो बल किधर लगा, ऊपर की तरफ लगा। तो अब अगर यहाँ पे ऐसे कण यहाँ पे पहुँचा है, अगर कण ऐसे एंट्री मारता है, जैसे एंट्री मारता है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से, तो इस कण पर इसके लंबवत, ठीक है, चुंबक यहाँ पे हमने लिखा लंबवत, तो लंबवत क्या होता है, एक बल लगता है, ठीक है, ये बल लग गया लंबवत। अब वेग इधर है, बल इधर है, तो अब बेचारा कण करे तो क्या करे, कण करे तो क्या करे, तो कण करता क्या है, ना वेग की दिशा में चलता है ना बल की दिशा में चलता है, इनसे थोड़ा सा अलग है, देखो ऐसे गति करने लगता है, ये हुआ ऐसे गति करा। अब अगर यहाँ पे गति करते हुए यहाँ पहुँचता है, तो अब यहाँ पे जो वेग की दिशा है वह तो ऊपर की तरफ ऐसे हो गई, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। अब हमें बल निकालना है, बल निकालने के लिए देखो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंदर, ये अंगूठा हुआ वेग की दिशा, बल इधर लगेगा। अब जब यहाँ पे कण पहुँचता है, इस पर जो बल है वह बल इधर लगने लगता है। अब कण ना तो बल की दिशा में जाएगा ना तो वेग की दिशा में जाएगा, इनसे कुछ अलग है, ऐसे होते हुए चला जाएगा, ठीक ना। अब ये कुछ कण जो है ऐसे होते हुए गति करने लगेगा। अब जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे इसके वेग की दिशा तो इधर हो जाएगी, ये हुआ वेग। अब बल की दिशा निकालो, बल की दिशा निकालने के लिए देखो ये हुआ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर, अंगूठा दिखा रहा वेग की दिशा, जो बल लगेगा नीचे को लगेगा, मतलब ऐसे ना हथेली के लंबवत ऐसे लगेगा। तो यहाँ हुआ ये बल की दिशा। अब कण कहता है भाई ना तो हम बल की दिशा में जाएंगे, ना तो हम बल की दिशा में जाएंगे, ना तो वेग की दिशा में जाएंगे, हम तो जाएंगे अपनी वाली दिशा में, देखो ऐसे, ठीक। तो अब जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे इसके वेग की जो दिशा होगी वह तो इधर की तरफ हो जाएगी। अब बल की दिशा किधर हो जाएगी, देखो कैसे, ये देखो ये अंगूठा दिखा रहा वेग की दिशा नीचे की ओर, ये दिखा रहा अंगुलियाँ अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बल किधर लगेगा, उधर लगेगा, है ना, बल उधर लग गया। जब बल उधर लगेगा तो ये जो कण की गति की दिशा हो जाएगी ये ऐसे। अब ये फिगर देख करके क्या समझोगे, अब ये फिगर जो दिख रहा है वह क्या दिख रहा है आपको, वृत्त दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है। इसका मतलब हुआ दोस्तों, ये बहुत पूछता है एक नंबर में, ऑप्शन दे के पूछता है एक नंबर में, कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसका पथ कैसा होता है। अब तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि उसका पथ कैसा होता है, एक वृत्त के आकार का होता है। ये वृत्त कब होगा, जब लंबवत प्रवेश करेगा। कुंडलिनी कब होगा, जब वो तिरछा प्रवेश करेगा। सरल रेखा कब होगा, जब समांतर प्रवेश करेगा, ठीक ना। तो अब ये जब वृत्ति पथ बन गया तो अब इसमें भाई थ्योरी जो लिखना है वो देखो मैं थ्योरी बोल दे रहा हूँ ना, आप लोग अगर थ्योरी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि जब स्मॉल m द्रव्यमान तथा स्मॉल q आवेश का कोई कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत
v वेग से गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से गति करता है, तो कण का पथ क्या हो जाता है, एक वृत्ति हो जाता है। तो कण का पथ क्या हो जाता है, एक वृत्ति हो जाता है। अब इस वृत्ति पथ पर कण की गति को बनाए रखने के लिए, वृत्ति पथ पर कण की गति को बनाए रखने के लिए कण पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। कौन बल कार्य करता है, अभिकेंद्र बल कार्य करता है, जिसकी दिशा केंद्र की ओर है। देखो जितने बल लिखाए गए हैं सबकी दिशा किधर है, केंद्र की ओर है। तो कण पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है, और ये अभिकेंद्र बल जो उसको मिलता है कण को, वह कहाँ से मिलता है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र पहले से है। और आपने अगली क्लास में सीखा था कि जब कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर बल लगता है, और उस बल का मान क्या होता है, या बराबर QVB साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे लंबवत है तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, यानी यह बराबर QVB। और उसी को कहते हैं लॉरेंज बल। मतलब लॉरेंज बल से कण को क्या मिल रहा है, अभिकेंद्र बल मिल रहा है, और उस अभिकेंद्र बल से कण क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। तो अब जो लॉरेंज बल है, लॉरेंज बल से उसको क्या मिल रहा है, अभिकेंद्र बल मिल रहा है। मतलब लॉरेंज बल बराबर हुआ किसके, अभिकेंद्र बल के। लॉरेंज बल किसके बराबर हो गया, अभिकेंद्र बल के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लॉरेंज बल यानी F बराबर QVB, जो QVB बराबर होगा mv²/r। mv²/r क्या है, अभिकेंद्र बल है। QVB क्या है, लॉरेंज बल है। लॉरेंज बल से उसको क्या मिल रहा है, अभिकेंद्र बल मिल रहा है। तो अब यहाँ पे जो V है, ये V है तो कट जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पे, QB बराबर mv/r। तो r बराबर क्या हो जाएगा, mv/QB। लो भाई आपका एक फार्मूला आ गया। इस फार्मूले पे आप न्यूमेरिकल अब लगा सकते हो कि अगर कोई आवेशित कण वृत्तीय गति कर रहा है तो उसकी त्रिज्या का फार्मूला जो निकालेंगे, त्रिज्या आपको सवाल दिया रहेगा, वहाँ से आप r का मान निकाल सकते हैं। r बराबर mv/QB से। यम क्या है, जो कण गति कर रहा है उसका द्रव्यमान, v उसका वेग, q उसका आवेश, और q चुंबकीय क्षेत्र। क्यों क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है। अच्छा, अगर आपको वेग पूछ रहा है, वेग भी यहाँ से निकाल सकते हो। अच्छा, यहाँ से देखो भाई v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, QBr/m। यहाँ क्या आ गया, वेग का सूत्र आ गया है। ये क्या आ गया है, वेग का सूत्र आ गया है। तो त्रिज्या का सूत्र और वेग का सूत्र तो हमने बड़े बढ़िया तरीके से निकाल दिया। और कुछ सूत्र निकाल लेते हैं। देखो कैसे, अगर कोई भी चीज़ हो, कोई भी कण हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, अगर वह गति करता है तो उसकी गति के कारण एक ऊर्जा होती है जिसे बोलते हैं क्या, गतिज ऊर्जा। तो कण की गति के कारण जो गतिज ऊर्जा होती है, अगर गतिज ऊर्जा कैपिटल K हो तो कैपिटल K का जो फार्मूला होता है वह हम लोग जानते हैं भाई, कैपिटल K बराबर होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का ये सूत्र है, K बराबर 1/2 mv²। तो यहाँ से v² बराबर हो जाएगा 2k/m। v² बराबर 2k/m। तो v बराबर हो गया करड़ी में 2k/m। अब यही अगर v का मनवा हम यहाँ पे रख दें तो हमें त्रिज्या का सूत्र गतिज ऊर्जा के पदों में, त्रिज्या का सूत्र गतिज ऊर्जा के पदों में मिल जाएगा कि नहीं, एकदम मिल जाएगा। त्रिज्या का सूत्र किसके पदों में, गतिज ऊर्जा के पदों में। कब, जब यही v का मनवा इस समीकरण में रख दें। तो क्या लिख दें, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या कर रहे हैं कि v का मान ले जा करके हम लोग रख रहे हैं किसमें, समीकरण 1 में। तो हमारा r बराबर क्या हो जाएगा, m/QB, m/QB। और करड़ी में v का मनवा 2k/m, 2k/m। अब देखो भाई मेरे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे यम करड़ी में है, यहाँ पे यम बाहर है। तो ये बाहर वाले यम को 2 बार करड़ी में लिख सकते हो ना। जब 2 बार करड़ी में लिखोगे तब तो इनमें दुश्मनी हो जाएगी, एक इसको उड़ा देगा, ठीक है, उड़ा देगा, एक बचेगा। जब बचेगा कौन सा बचेगा, करड़ी में। अब ये करड़ी में यम और ये करड़ी में 2k, दोनों साथ में लिख दो, हम सफ़र बन जाए 2mk/, नीचे क्या बचा, QB बचा। अब ये जो त्रिज्या का सूत्र आया है, ये जो त्रिज्या का सूत्र आया है, ये किसके पदों में आया है,
गतिज ऊर्जा के पदों में आया है। ये त्रिज्या का सूत्र जो है वह किस में है? गतिज ऊर्जा के पदों में है। अच्छा, वही अगर दोस्तों जो कण है, कण का आवेश क्या है? Q, और उसको v वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाए। अभी क्या था कि कण v वेग से गति कर रहा था, अब की बार क्या v वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाए, तब उसकी गतिज ऊर्जा कैपिटल के बराबर क्या हो जाता है? QV हो जाता है। अब ये कोई नया फार्मूला थोड़ी आया है, ये W बराबर होता है V बराबर होता है W बटा Q। जब कोई कण गति करता है तो उसकी कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा बन जाती है, तो W हो गया K, V बराबर K बटा Q, तो K बराबर V Q, वही लिखे K बराबर V Q या QV। ठीक, अब यही K का मान हम लोग यहाँ पे रख दें तो R बराबर क्या हो जाएगा? करड़ी में क्या 2m QV बटा QB। अब देखो ये करड़ी में है, ये बाहर है, बाहर वाले को दो बार करड़ी में लिख सकते हैं, एक बार तो चल बसा, एक बार बचा, जो एक बार बचा वो करड़ी में हो जाएगा, जो एक बार बचा करड़ी वाला बचा ना, तो हम इसको आ बराबर क्या लिखेंगे? आ बराबर 1/b करड़ी में 2mv बटा Q, तो ये आपका सूत्र आ गया, त्रिज्या का सूत्र विभवांतर के पदों में। अगर आपको विभवांतर दे दिया है तो अब ये सूत्र भैया याद होना चाहिए, आ बराबर 1/b करड़ी में 2mv बटा Q। ठीक ना, तो ये सूत्र याद हो जाएगा। ठीक ना, अभी तो आपको बस सूत्र निकाल रहे हो ना, जब एक आध दो बार लिखोगे ना अपने आप याद हो जाएगा, और उस पर सवाल भी लगा देंगे हम लोग। ठीक है ना, तो हमने जो सूत्र निकाला, R का सूत्र निकाला, V का सूत्र निकाला, R का सूत्र K के पदों में निकाला, R का सूत्र K के पदों में हो गया, R का सूत्र V के पदों में निकाल दिया। अब अगर यहाँ पे कण गति कर रहा है और अगर कण एक चक्कर पूरा कर लिया, अगर कण एक चक्कर पूरा कर लिया तो एक चक्कर पूरा करने में जो लिया गया समय होता है वह समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। अब हम लोग आवर्तकाल का सूत्र निकाल देते हैं। ठीक है, तो आवर्तकाल का सूत्र निकालते भाई, ये वहाँ पे मैं निकाल देता हूँ ना। देखो हम लोग यहाँ पे आवर्तकाल का सूत्र निकाल देते भाई। आवर्तकाल आपको पता भाई, यदि कण इस वृत्तीय पथ का एक पूरा चक्कर लगाने में कैपिटल T समय लेता है, तब कैपिटल T समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, दूरी हो जाएगा 2πr, चाल क्या हो जाएगा? V। 2πr हो गया दूरी, चाल हो गया V। अब यहाँ पे आपको R का भी मान रखो तब भी T का फार्मूला बन जाएगा, V का मान रखो तब भी T का फार्मूला बनेगा, वही बनेगा, जो चाहे R का रखो चाहे V का रखो, अब अपने ऊपर है। चलो भाई मेरे सामने R का भी फार्मूला उपलब्ध है और V का भी फार्मूला उपलब्ध है, हम तो स्वतंत्र है, चाहे जो रख दें तो रखते भैया R का, तो T बराबर हो जाएगा 2π बटा V। R की जगह पे क्या रखेंगे? mv बटा QV। लो भाई V से कैंसिल हो गया, T बराबर 2πm बटा QV, T बराबर 2πm बटा QV। ये क्या गया कि जो कण गति कर रहा है उस कण के गति का आवर्तकाल का सूत्र आ गया है। क्या आ गया है? आवर्तकाल का सूत्र आ गया है। इस पे सवाल लगेंगे भाई, सवाल लगेंगे, न्यूमेरिकल लगेंगे, और ये सब फार्मूला आपको न्यूमेरिकल लगाने में काम आएगा। ठीक ना, कहाँ काम आएगा? न्यूमेरिकल लगाने में काम आने वाला है। अब यहाँ से हम लोग आवृत्ति निकाल सकते हैं। आप सोच रहे आवृत्ति पता है ना? आवृत्ति क्या होता है? आवर्तकाल का व्युत्क्रम, आवर्तकाल का उल्टा। आवर्तकाल का उल्टा क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। आवृत्ति को किससे लिखते हैं? यन से। तो यन बराबर क्या हो जाएगा? यन बराबर हो जाएगा टी का उल्टा, टी का उल्टा 1/t। अब 1/t का जब मनवा रखेंगे तो यानी टी का उल्टा मनवा रख दो, टी का उल्टा मनवा रखेंगे QB बटा 2πm, QB बटा 2πm। तो ये अगर आपको आवृत्ति पूछे तब, आवर्तकाल पूछे तब ये। ठीक है, तो ये हमने कितने फार्मूले बता दिए, देखो 1 2 3, 3 के बाद फिर ये 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 फार्मूले हमने इतने ही में आपको बता दिए हैं। और ये 6 फार्मूले
आपको मुश्किल से केवल 1-2 फार्मूला याद करना है, मुश्किल से 1-2 फार्मूला। बाकी जब न्यूमेरिकल लगाएंगे ना तो उसको मैं फिर कन्वर्ट करके बताऊंगा कैसे आया हुआ है ना ये फार्मूला, कैसे कैसे फिर आया है। जब न्यूमेरिकल लगाएंगे फिर एक बार बताएंगे तो वहाँ पे आपको अपने आप याद होता जाएगा। बाकी एक वाला 1-2 फार्मूला याद होना चाहिए। R बराबर mv अपान क्यू, वहाँ से आप अपने आप v का मान निकाल लोगे। गतिज ऊर्जा कौन नहीं जानता इतना होता है, ये डायरेक्ट फार्मूला निकाल सकते हो। अगर एक फार्मूला याद है, बाकी आगे पीछे सवाल के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं फार्मूला ना। फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी एक याद करने की जरूरत है, R बराबर mv अपान क्यू। और इस क्लास में याद करने की क्या जरूरत है आपको, 1 नंबर के लिए अगर कण आपका सीधी रेखा में गति करे, मतलब समांतर गति करे चुंबकीय क्षेत्र के, तो उसका पथ एक सीधी सरल रेखा होता है। अगर वही कण चुंबकीय क्षेत्र से तिरछा, मतलब कोण बनाते हुए तिरछा, और तिरछा मतलब अगर कोई दे दे 30 अंश के कोण पर, 60 अंश के कोण पर गति करे, तब भी वही कुंडली ही बनता है, कुंडलनी यानी कुंडली के आकार का। और वृत्ति कब बनेगा, जब वही आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तब उसका पथ कैसा होता है, वृत्त के आकार का होता है। तो ये सब चीज़ें भाई हमने आपको आज की क्लास में बताया। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आया गया होगा। ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आ गई होगी भाई, एक लाइक तो बनता है, तो लाइक करिएगा। और अगर आपको यहाँ पे चीज़ें अच्छी मिल रही है, लग रहा है कि हमें चीज़ें समझ में आ रही है, तो वीडियो को और भी अपने जो लोग हैं उन लोगों तक शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। ठीक ना, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ढेर सारे टॉपिक के साथ। आप लोग ऐसे ही बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई को लाजवाब तरीके से एकदम करते रहिए। ठीक ना, चलते भाई, सबको बाय बाय।